तो चैप्टर सेकंड है तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक का। क्या है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, उसकी क्विक रिवीजन नोट्स हैं, जिसमें से पहला आता है गुड्स क्या होती है। गुड्स क्या है? जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है और ऐसी गुड्स जो कैपेबल है हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार, मशीन, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी क्या है? गुड्स हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं और इनकी एक मार्केट इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है। फिर गुड्स को उसकी क्लासिफिकेशन का पार्ट आता है। क्लासिफिकेशंस को दो पार्ट बांटे गए हैं, उसमें से पहला पार्ट है ए। ए पार्ट में दो आती हैं, कंज्यूमर गुड्स, दूसरी कौन सी होती है? कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स कौन यूज करता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? हाउस होल्ड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। हाउस होल्ड कौन है? जिसको अपने घर चलाने के लिए गुड्स चाहिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए गुड्स परचेज करता है। गवर्नमेंट को देश को चलाने के लिए गुड्स की जरूरत पड़ती है। तो ये किस तरह की गुड्स होती हैं? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स यानी कि जो बाउंड्री लाइन से, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर हो चुकी हैं, जो रेडी फॉर यूज है, तैयार है यूज करने के लिए। ऐसी गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है उन खर्चों को क्या बोलते हैं? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जो प्रोड्यूसर यूज करता है एज अ फिक्स एसेट, यानी कि अपनी प्रोडक्शन को चलाने के लिए कुछ मशीनों को यूज करता है, वो उसकी फिक्स एसेट होती है। तो ये गुड्स उसने बेचने के लिए नहीं लिए हैं, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए लिए, उसकी फिक्स एसेट है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, जितने भी, वो उसकी फिक्स एसेट होती है और उसका नाम क्या है? कैपिटल गुड्स। और जब भी प्रोड्यूसर ऐसी गुड्स के ऊपर खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इनकी वैल्यू हाई होती है एज कंपैरेटिव कंज्यूमर गुड्स से, इनकी वैल्यू कम होती है। ये तुम्हें डिफरेंस भी आता है पेपर में। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर गुड्स की टाइप्स। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। टाइप्स, तो ये लॉन्ग टर्म पीरियड तक हमारे साथ रहती है, इसकी वैल्यू भी क्या रहती है? हाई। एग्जाम्पल टीवी, कार, रेफ्रिजरेटर, है ना, ये कौन सी गुड्स रहती हैं? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। दूसरी टाइप कौन सी है? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, इससे उल्टी, सिंगल यूज है, यूज्ड नॉट मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा यूज नहीं होती हैं। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, है ना, मिल्क। तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं जो एक बार कंज्यूम करने के बाद खत्म हो जाती हैं। इनको पेरिशेबल गुड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा टाइम तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट आती है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कौन सी होती है? जो शॉर्टर लाइफ होती है, जिनकी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे साथ रहती है। जैसे क्लोथ्स, क्रॉकरी, शूज, इसकी लाइफ 1 साल तक रहती है। सर्विसेज क्या होती हैं? नॉन मटेरियल गुड्स हैं, जिनको हम अपने साथ घर पे नहीं लेके आते, वो गुड्स नहीं है, तो वो नॉन मटेरियल गुड्स हैं। जैसे सर्विसेज किसकी? डॉक्टर की, लॉयर की, है ना, तो वो सर्विसेज का पार्ट है, वो कंज्यूमर गुड्स में ही आती है। तो तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन आए क्या कंज्यूमर में सिर्फ गुड्स होती हैं? नहीं, सर्विसेज को भी कंज्यूमर गुड्स बोला गया। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बी पार्ट शुरू होता है, क्लासिफिकेशन गुड्स का। ए पार्ट किया जिसमें हमने कंज्यूमर गुड्स किया और कैपिटल गुड्स किया। बी पार्ट में आएगा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? जो रेडी टू बी यूज्ड है बाय द फाइनल यूजर, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो पूरी रेडी हो चुकी है, बन चुकी है, ठीक है, उसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स यूज करेगा और प्रोड्यूसर भी यूज कर सकता है। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, इसके लिए फाइनल गुड्स कौन सी हैं? प्लांट एंड मशीनरी, जो बाउंड्री लाइन से पूरी कंप्लीट होके बन चुकी है, तो इसकी कैपिटल गुड्स है यहाँ पे, ये इसकी कंज्यूमर गुड्स है। दूसरी कौन सी गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि इससे उल्टा, जो नॉट रेडी फॉर यूज, जो यूज करने के लायक नहीं है, नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो बाउंड्री लाइन से क्रॉस नहीं हुई है, उसको कौन अकेला यूज करता है? प्रोड्यूसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसे लिस्ट नहीं दे सकते कि ये गुड्स फाइनल गुड्स हैं और ये गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं, डिपेंड करता है उसको कौन यूज कर रहा है। अगर जैसे कोई शुगर है, हम घर पे केक बना रहे हैं, तो उस केक को बना के खुद ही खाएंगे, डायरेक्टली हमने खुद कंज्यूम किया, तो वो कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। दूसरी आती है, अगर वही शुगर कोई बेकरी वाला यूज कर रहा है, उसको केक बनाएगा, फिर उस केक को बेचेगा, उसने डायरेक्टली खुद को कंज्यूम नहीं किया, तो यहाँ पे शुगर कंज्यूमर गुड्स थी और यहाँ पे शुगर इंटरमीडिएट गुड्स बनी। ठीक है, तो एंड यूजर पे डिपेंड करता है कि कौन उसको यूज कर रहा है, तो उसके बेसिस पे पता चलता है कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है।
यहाँ पे यही दिया हुआ है एंड यूजर ऑफ द गुड्स। इफ गुड्स यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर अ कंजम्पशन तो वो फाइनल गुड्स बन जाएगी। इफ गुड्स यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, उससे कोई और चीज बनाएगा तो वो उसकी इंटरमीडिएट बन जाएगी, यानी कि उसका रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारे पास आता है नेशनल इनकम का। इन द नेशनल इनकम ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना, क्योंकि वो शुगर ऑलरेडी उस गुड्स में तो थी केस में, है ना, तो उसकी फाइनल गुड्स को इंक्लूड करता है, इंटरमीडिएट को गुड्स को वो इंक्लूड नहीं करती। जो कंज्यूमर यूज करता है परचेज ऑफ कंजम्पशन, उस खर्चे को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्रोड्यूसर यूज करता है, प्रोड्यूसर दो तरीके की गुड्स यूज करता है, एक फाइनल गुड्स यानी कि उसकी कैपिटल गुड्स, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स, वो दोनों गुड्स को यूज करता है। फाइनल उसकी कैपिटल है यानी कि उसकी फिक्स एसेट, इंटरमीडिएट गुड्स उसका रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, ऑल मशीन आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। कहते क्या सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं? हाँ, नहीं होती हैं। अगर अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, अगर हम एक सिलाई मशीन घर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिलाई मशीन कौन सी गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। अगर वही सिलाई मशीन प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, कोई टेलर यूज कर रहा है ना, तो वो कौन सी गुड्स बन जाएगी, उसकी कैपिटल गुड्स बन जाएगी। तो कैपिटल वर्ड कहाँ यूज होता है, प्रोड्यूसर के लिए यूज होता है। जो घरों में चीज यूज होती है उसको कंज्यूमर गुड्स ही बोलते हैं, उसकी एक ही कैटेगरी में डाला गया। इफ मशीन यूज बाय द कंज्यूमर इट इज अ कंज्यूमर गुड्स, इफ सेम मशीन यूज बाय द प्रोड्यूसर इट इज अ कैपिटल गुड्स। तो ऑल, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। हाँ, ये लाइन सही है, प्रोड्यूसर गुड्स के पास सारी कैपिटल गुड्स होती है, बट प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। मतलब सारी क्या गुड्स उसके पास कैपिटल ही होती है? नहीं, वो तो दो तरीके की गुड्स यूज करता है, एक कैपिटल भी और इंटरमीडिएट भी। फिर आता है प्रोड्यूसर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस इज नॉन एज द प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर दो तरीके की गुड्स यूज कर रहा है, एक फिक्स एसेट, दूसरा रॉ मटेरियल। जो उसकी फिक्स एसेट है वो उसकी कैपिटल गुड्स है, नॉट फॉर सेल है, वो बेचेगा नहीं उनको। और जो उसका रॉ मटेरियल है वो इंटरमीडिएट गुड्स बोला गया, आफ्टर द प्रोडक्शन उसको वो सेल करेगा बनाने के बाद। यहाँ तक तुम्हारा टाइप्स कंप्लीट होता है गुड्स का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारे पास स्टॉक कंसेप्ट एंड द फ्लो कंसेप्ट। जब हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बोला इस टाइम पे या इस डेट पे तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तो वो कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक। और दूसरा क्या है, फ्लो, जहां पे एक पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे पर आवर, पर डे, पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम डिमिशन नहीं हुआ, कोई टाइम नहीं आया, एक पर्टिकुलर पॉइंट आया। और यहाँ पे टाइम आया, पर मंथ बोल सकते हैं, पर डे। तो स्टॉक के क्या एग्जाम्पल है, वेल्थ, कैपिटल, मनी की क्वांटिटी तुम्हारे पर्स में कितनी है तुम बता सकते हो, बैंक अकाउंट में कितनी है तुम उस टाइम पे बता सकते हो। तुम इनकम कितनी कमाते हो, तो इनकम जो रेगुलर बेसिस पे होती है, हर महीने या हर दिन, है ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्चे भी रेगुलर बेसिस पे होते हैं, वो कौन सा फ्लो को, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जो भी प्रोड्यूसर अपनी फैक्ट्री में गुड्स ले, चाहे वो कैपिटल गुड्स ले चाहे वो इंटरमीडिएट गुड्स ले, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसका कमाई का पर्पस है। तो यानी कि प्रोसेस इन द इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसने कैपिटल लगाई अपने बिजनेस में, उसका एम क्या है कि वो बढ़ जाए, वो बढ़ेगी। उसी प्रोसेस को, जब उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है। फिर आता है इसको निकालते कैसे हैं, जो तुमने क्लोजिंग स्टॉक है माइनस ओपनिंग स्टॉक। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अपनी फैक्ट्री में 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल लगाई थी 1 लाख, एट द एंड 31 मार्च को वो 1,50,000 हो, तो कितने से डिफरेंस आया, 50,000 से इंक्रीज हुई, तो वो 50,000 तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। इसका फॉर्मूला होता है आई फॉर इन्वेस्टमेंट, डालटा का मतलब चेंज, जो हम माइनस करके आएगा इसका, के मतलब मल्टीप्लाई, कितने से वो चेंज होगी। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो तरीके की फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरी कौन सी होती है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, एक फिक्स एसेट कितने से बढ़ गई है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट यानी कि उसकी मशीनें, है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को उसकी फैक्ट्री में कितनी मशीनें थी, 10, 31 मार्च को कितनी हो गई है, 15। ठीक है, तो ओपनिंग में कितनी थी उसकी, 10, क्लोजिंग में उसकी फैक्ट्री में कितनी है, उसने एक्स्ट्रा कितनी खरीदी,
5। तो इन फिक्स इन्वेस्टमेंट इस साल कितने से हुई है? 5। फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट कैसे करता है फैक्ट्री में? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हर फैक्ट्री में 3 तरीके का स्टॉक होता है। एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक होता है सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक, दूसरा होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक। ठीक है, तो उन दोनों में जितना भी डिफरेंस आएगा वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से जो डिफरेंस आएगा हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। फिर यहां से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बनता है, अगर कोई फैक्ट्री वाला बैलेंस रखता है, स्टॉक अच्छा मेंटेन करके रखता है, तो यानी कि आने वाली डिमांड को वो इजीली मीट कर पाएगा, लोगों की डिमांड को पूरा कर पाएगा, प्रॉफिट भी कमाएगा। अगर वो रॉ मटेरियल का भी जो स्टॉक है बैलेंस मेंटेन करके रखता है तो शॉर्टेज नहीं होगी। कल को अगर उसको रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया तो उसके पास तो स्टॉक है। बट अगर इससे उल्टा वो एक्सेस स्टॉक बना के रखता है, ज्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखता है, तो उसके पास एक्सेसिव रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा, ज्यादा पड़ा रहेगा। दूसरा, जो अनसोल्ड स्टॉक है वो ह्यूज स्टॉक बन जाएगा, ज्यादा स्टॉक। तो यानी कि बैलेंस होना जरूरी है, ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस का मतलब है जब दोनों इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो, फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है, अगर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके चलते हैं तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर हम दोनों इन्वेस्टमेंट को ऐड करके डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट आ जाती है? नेट इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके चलती है और नेट इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके नहीं चलती। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया? नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता और नेट इन्वेस्टमेंट को नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाता है। पर ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, वाइडर क्यों बोला? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन है और ये हेल्पफुल है किसमें? हमारी नेशनल इनकम निकालने में। फिर हमने वर्ड पढ़ा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है? जैसे फैक्ट्री में मशीनें हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है, तो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये डेप्रिसिएशन हम ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड के लिए निकालते हैं। ठीक है, एक पीरियड ऑफ एनुअली हम इसको निकालते हैं। ऑल्सो नोन एज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, इसका दूसरा नाम क्या है? फिक्स एसेट। अब डेप्रिसिएशन क्यों लगती है, उसके रीजन क्या है? नॉर्मल वेयर एंड टेयर, जैसे जैसे टाइम पास होता है ना, वो पुरानी होती जाती है तो वो डेप्रिसिएशन का पार्ट है। एक्सीडेंटल डैमेज, मशीन चलते चलते रुक गई, ठीक है, उसको रिपेयर की जरूरत है, वो भी डेप्रिसिएशन का पार्ट है। एक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि जो चीज तुम सोच के चल सकते हो। अब एक फैक्ट्री वाला प्रोड्यूसर ये चीज सोच के चलता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, जैसे टीवी से एलईडीज आई थी, है ना, तो वो ये चीज सोच के चलता है कि टेक्नोलॉजी में तो चेंज आएगा जिसकी वजह से डिमांड में भी क्या आ जाएगा? चेंज। जो चीज सोची जा सकती है उसको एक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अनएक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि जो चीज सोची नहीं जा सकती, जैसे फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, नेचुरल क्लाइमेट की वजह से उसका नुकसान हो जाना, कोई चीज आउटडेटेड हो जाना, मार्केट रिसेशन जैसे कोरोना आया था, किसी ने सोचा था वो पीरियड? नहीं सोचा था, पर उसकी वजह से क्या हुआ था? लॉस हुआ था फैक्ट्री वालों को, है ना, वो कैपिटल लॉस होता है, उसको डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं करना। तो तुमसे क्वेश्चन आए कि डेप्रिसिएशन में कौन सी ऑब्सोलेंस को लिया जाता है? एक्सेप्टेड। अनएक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस को इंक्लूड नहीं करता क्योंकि वो क्या होती है? कैपिटल लॉस का पार्ट होती है। फिर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब एक फैक्ट्री वाले को पता है मेरी मशीन जो है वो पुरानी हो रही है, उसको नई लानी पड़ेगी, तो नई लाने के लिए वो क्या करता है? हर साल थोड़े थोड़े पैसे नेट प्रॉफिट में से निकालता रहता है। ठीक है, उसको नाम क्या दे देता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जैसे हम घर में गोलक लगाते हैं, उसमें पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, है ना, उस गोलक को इन्होंने यहाँ पे नाम दे दिया डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब इसको लिखेंगे कैसे? कहते हैं फिक्स एसेट हैव टू बी रिप्लेस एट द रेगुलर इंटरवल, कुछ टाइम बाद उसको चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए नीड टू बी मेंटेन द प्रोविजन और फंड, हमें उसके लिए फंड मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको क्यों बनाया गया? टू फैसिलिटेट द रिप्लेस ऑफ एसेट। इसको क्यों बनाया जाता है? एनुअली बनाया जाता है,
इस फंड को हम क्या बोलते हैं? दिस फंड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब इस चैप्टर के आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन है? जो कंज्यूमर यूज कर रहा है। इंटरमीडिएट कौन सी है? जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। इसको एग्जांपल में भी बता सकते हो। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ये भी हमने किया। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहाँ कैपिटल के उसमें डेप्रिसिएशन के बारे में पूछ रहे हैं, डेप्रिसिएशन के बारे में लिखना है। सम गुड्स में बी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स एक्सप्लेन। हाँ, अगर उसको कंज्यूमर यूज करता है तो वो फाइनल गुड्स है, अगर वो प्रोड्यूसर यूज करता है उससे कोई और चीज बनाने के लिए तो वो कौन सी गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स है। डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये भी किया। नेक्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मनी क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। कैपिटल क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। नेशनल इनकम या इनकम पूछा जाए क्योंकि रेगुलर बेसिस पे होती है, फ्लो कंसेप्ट है। वेल्थ स्टॉक कंसेप्ट है। डिविडेंड इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं तो फ्लो कंसेप्ट है। एक्सपेंडिचर फ्लो कंसेप्ट है। व्हाट आर कैपिटल गुड्स? व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? व्हाट आर स्टॉक वेरिएबल, यानी कि यहाँ स्टॉक कंसेप्ट लिखना। डिफाइन फ्लो वेरिएबल, फ्लो कंसेप्ट लिखना। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ फ्लो कंसेप्ट, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, कोई भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेन द बेसिक क्लासिफाइंग ऑफ गुड्स इनटू द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड गिव द 2 एग्जाम्पल। यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहे हैं फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में, और उनके एग्जाम्पल लिखने हैं। गिविंग द रीजन टू क्लासिफाइंग द, अब इनमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, हमने बताना है ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। पहली क्या है? मशीन परचेज की है बाय द डीलर ऑफ द मशीन। यहाँ पे तो तुम सोचोगे कि मशीन तो बन चुकी है, वो फाइनल गुड्स है। नहीं, इसका आंसर क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि ये डीलर ने खरीदी है, इसको असेंबल करके दोबारा से बेचेगा, है ना, तो वो उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। अ कार परचेज बाय द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने खरीदी है कार, तो ये कौन सी गुड्स है? फाइनल गुड्स है। नेक्स्ट आता है, हमने बताना है ये कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है। एक कार यूज एज अ टैक्सी, तो ये अर्निंग पर्पस के लिए है, तो ये कौन सी गुड्स है? कैपिटल गुड्स है। रेफ्रिजरेटर इन अ होटल, तो ये भी कौन सी है? कैपिटल गुड्स है, क्योंकि अर्निंग के लिए। एयर कंडीशनर इन अ हाउस, एक घर में हमने एयर कंडीशनर लगाया तो घर पे आया, तो ये कौन सी है? कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है,